नमस्कार, स्वागत है आपका टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड को। जो हमारा भारतीय इतिहास चल रहा है, भारतीय इतिहास में हम अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। जो हमारा घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाला है, घटना चक्र का पूर्व ये अवलोकन है। इसी के तहत हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो, इसी आधुनिक भारत के इतिहास में आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसी से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते भी हैं आपके। और ये ध्यान रखना कि ये जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, ये पिछले आप ये कह लो कि 20 वर्षों का में जितने भी सवाल बने हैं उनका ये अवलोकन करता है। और आज हम इसके तहत ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखेंगे, अर्थात ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखेंगे, ये किस तरीके से हुआ। अब देखो, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ और एआरओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जितने भी वेरियस एग्जाम होते हैं जिनमें भी हिस्ट्री पूछी जाती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेनली आपका 4 पॉइंट यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ और एआरओ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी से संबंधित ही इसमें सवाल दिए हुए हैं। बाकी और इसमें कोई सवाल नहीं दिए गए रखे। लेकिन देखो, जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के सवाल है, तो जहाँ जहाँ हिस्ट्री पूछी जाती है वहां पर ही सवाल इससे बनते ही बनते हैं। ये आप ध्यान रखना। अब देखो, जरा इसमें देखें कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कैसे पड़ा। देखो, अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था होती है एक तरीके से, हम यदि बात करें कि किस तरीके की वहां पर कौन सी प्रणाली चल रही है किसी देश में, और प्रणाली के तहत वो किस तरीके की वहां पर अर्निंग हो रही है, कॉमर्शियली है कृषि वहां की, या कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया है, किस तरीके से यहाँ पर कृषि की जाती है, या फिर उद्योगों का विकास किस प्रकार से हुआ है, वहां पर ये देखा जाता है। अब देखो, जो ब्रिटिश शासन की बात करें तो ब्रिटिश शासन में जो चल रहा था, ब्रिटिश शासन में के तहत या ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में 3 प्रकार की योजनाएं चल रही थी कृषि से संबंधित। जैसे मैं आपसे कह दूं, एक तो थी आपकी स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त था। उसके बाद में आप देखो, स्थायी बंदोबस्त को ही आप जागीरदारी बंदोबस्त भी कहेंगे, इसी को ही आप इस्तिमरारी बंदोबस्त भी कहेंगे, और इसी को ही आप मालगुजारी बंदोबस्त कहेंगे, और इसी को ही आप बीसवेदारी बंदोबस्त भी कहेंगे। और दूसरी चल रही थी जी रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये आप ध्यान रखें। तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। अब इनके तहत ही किसानों से कर वसूला जाता था, स्थायी बंदोबस्त के तहत, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत और महालवाड़ी बंदोबस्त के तहत ही किसानों से कर वसूला जाता था। तो देखो, स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था, तो 1793 ईस्वी में लागू हुई थी। और ये की थी कार्ल वालिस ने, कार्ल वालिस द्वारा इसको यहाँ पर लागू किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से। तो देखो, ये जो योजना थी, या ये जो स्थायी बंदोबस्त था, इसमें क्या हुआ, इसमें जमींदारों को मालिकाना हक दे दिया गया। जमींदार इसमें मालिकाना हक रहेगा, अर्थात जो कृषक होगा, कृषक जमींदार की भूमि पर ही कृषि करेगा। और उसके बाद में जो भी कर की दर होगी उसका 10/11 हिस्सा जमींदार सरकारी खजाने में, अर्थात ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करेगा। और जो 1/11 हिस्सा बचा उसे जमींदार अपने पास रखेगा अपने खर्चों के लिए। ये यहाँ पर इसमें प्रावधान कर दिया गया। अब ये भी पूछता है कि कहाँ कहाँ लागू थी। देखो, ये बंगाल में लागू थी, बंगाल के साथ साथ बिहार में लागू थी, उसके साथ साथ उड़ीसा में भी ये लागू थी। और जी उड़ीसा के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी वाले क्षेत्र में भी इसे लागू किया गया था। ये आप पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। और जो ये ब्रिटिश भारत का समूचा क्षेत्र था, मान लो 100% ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था मान लो, तो इसके 19% क्षेत्रफल पर ये लागू थी। ये आप मोटे मोटे तौर पर इतना ध्यान, ठीक। जरा मालवाड़ रैयतवाड़ी को देखो। रैयत का मतलब होता है किसान, साथ। अब देखो, यहाँ पर समझौता किससे किया गया, स्थायी बंदोबस्त में, स्थायी बंदोबस्त में समझौता किया गया किसान के जमींदारों के साथ। और उसके बाद में जो स्थायी समझौता जमींदारों के साथ किया गया, लेकिन रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत समझौता जो किया गया किसान के साथ किया गया। किसान एक समूह के रूप में या प्रत्यक्ष रूप से भी सरकार को कर दे सकते हैं। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था ये थी इसकी। और इससे कौन जुड़े थे, तो इससे जुड़े थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। दो व्यक्ति यहाँ पर जुड़े हैं, और भी जुड़े हुए थे, और मैं आगे चलकर बताऊंगा उनको, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वहां भी आपको बताऊंगा। लेकिन मेनली दो थे, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। कहाँ कहाँ लागू हुई थी, तो तमिलनाडु के बारामहल जिले में इसे लागू किया गया था। उसके साथ साथ मद्रास में इसे लागू किया गया। उसके बाद आप देखेंगे बम्बई में इसे लागू किया गया था। फिर आप देखेंगे पूर्वी बंगाल में भी इसे लागू किया गया था।
तो इस तरीके से देखें तो पूर्वी बंगाल के साथ साथ आप देखेंगे असम में भी इसे लागू किया गया था, और जो कर्नाटक का कुर्ग वाला क्षेत्र है उसमें भी इसे लागू किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, और इसका भी ध्यान रखना कि ये ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर इसे ही लागू किया गया था, अर्थात 51% क्षेत्रफल पर ये लागू थी। इसमें जो लगान की दर थी, लगान की दर ये कह लो कि बहुत ही ज्यादा थी। आप ये मान लो 55 से 60% लगान की दर थी इसमें, तो लगान बहुत ही ज्यादा लिया जाता था इससे। तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित कौन थे? तो महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी, ये आप ध्यान रखेंगे। महालवाड़ी, महाल का मतलब क्या होता है? महाल का मतलब होता है एक ग्राम या फिर एक समूह कह लो। तो एक ग्राम या एक समूह के तहत ही पूरी व्यवस्था को लागू किया गया, अर्थात जो ग्राम या समूह बनाया जाएगा और जो उसका प्रमुख बनाया जाएगा वो ही कृषकों से लगान वसूल करेगा, और पूरे लगान का वसूल करके वो ही राजकीय खजाने में या ब्रिटिश खजाने में उसको जमा करना होता है। और ये ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रफल पर लागू थी। कहाँ कहाँ लागू थी? तो मध्य प्रांत कह लो। मध्य प्रांत वर्तमान में जो आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है उसमें लागू थी ये। उसके साथ साथ पंजाब में लागू थी। फिर ये संयुक्त प्रांत में भी लागू थी। संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश, तो इन क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। तो इतना कुछ हुआ, तो जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा वो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और माहलवाड़ी बंदोबस्त के तहत बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। अब इनका नतीजा क्या हुआ? कुछ ऐसे लोग थे जैसे दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त थे, जिन्हें हम आरसी दत्त कह देते हैं। इन लोगों ने मिलकर इसकी जांच की कि क्या भारत से क्या हो रहा है। तो इसी के एवज में ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया गया, या धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इस तरीके से दिया गया था, देखो, जो धन का बहिर्गमन हो रहा था, धन का बहिर्गमन हो रहा था वो किस प्रकार से? धन का बहिर्गमन का मतलब ये है कि जो धन, भारत का धन था वो सब कहाँ जा रहा था? वो सब का सब इंग्लैंड जा रहा था। इसी के लिए धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया दादा भाई नौरोजी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप पॉइंट जरूर ध्यान रखना। नौरोजी ने ये सिद्धांत दिया था। ठीक। उसके बाद में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक, या कुछ इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी और कुछ लेख भी लिखे थे। कौन कौन से लेख लिखे थे? जैसे आप कह लो इंग्लैंड अडेप्ट टू इंडिया, इंग्लैंड अडेप्ट टू इंडिया लिखा था। एक बहुत फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी। उसके साथ साथ द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया पुस्तक भी इन्होंने लिखी, और उसके साथ साथ इन्होंने ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी थी। इतनी पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, और इसी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के तहत भारतीयों की आय जो आंकी थी वो 20 रुपए आंकी थी। ये आप ध्यान रखना कि दादा भाई नौरोजी ने कितने रुपए आंकी? तो 20 रुपए आंकी थी भारतीयों की आय। ठीक। उसके बाद में रमेश चंद्र या आरसी दत्त भी हुए। आरसी दत्त ने इनका सहयोग किया, और आरसी दत्त ने भी अपने लेख के माध्यम से इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी। इकोनॉमी हिस्ट्री इंडिया पुस्तक लिखी थी, इन्होंने ही लिखी थी, आरसी दत्त ने। अब देखो, जो धन का बहिर्गमन का सिद्धांत था, तो 1896 में 1885 में ही देखो कलकत्ता कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। तो कांग्रेस की स्थापना हो गई 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। जो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत था इसको स्वीकार कर लिया गया। ये ध्यान रखना पूरी तरीके से। तो अब तक तो ये किताब कापियों में ही था, या कागजों में ही था, या लेखों में ही था, लेकिन अब इसे कांग्रेस के पटल पर भी रखा जाने लगा और इसे स्वीकार कर लिया गया पूरी तरीके से। और जो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत था, जो एक व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो थे वो धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के विरोधी थे, ये मान लो पूरी तरीके से। तो ये इसके खिलाफ थे। पूछ लेता है कि कौन धन के बहिर्गमन या ड्रेन थ्योरी के सिद्धांत के खिलाफ था, तो सर सैयद अहमद खां इसके खिलाफ थे। तो देखो, ये तो हो गया पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट, मोटे मोटे तौर पर मैंने बता दिया। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ भी हम इसको बहुत बहुत ही ज्यादा डीपली इसको समझते हुए चलेंगे, क्योंकि देखो, इसमें आईएएस और पीसीएस दोनों में सवाल भर भर के बनते हैं, और जो कथन कारक वाले सवाल होते हैं ना, वो तो और भी ज्यादा होते हैं। और इसमें ज्यादातर सवाल कथन कारक वाले आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने सवालों। अब देखो, पहला ही सवाल, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत की संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे।
निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्ज के संघटक थीं? तो कौन कौन सी थी ये देखो जरा। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। हाँ जी, ये थी आपकी। ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से। भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। ठीक है। होम चार्जेस के द्वारा ही या गृह व्यय के द्वारा ही आपके जो भरण पोषण होता था वो भी इसी निधि से दिया जाता था, और जो कर्मचारियों के वेतन भत्ते थे या पेंशन थी वो भी इसी निधि से दी जाती थी। ये आप ध्यान रखना। और भारत के बाहर हुए युद्ध में लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली निधि थी नहीं, ये इससे संबंधित नहीं थी। ये ध्यान रखना। तो आपका आंसर क्या बनेगा? एक और दो, केवल एक और दो, दो सही है आपके। Right. देखो, औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्क से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार से की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण, रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड को दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। भारत के बाहर हुए युद्ध लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ये आप ध्यान रखना। ये जो पूरा का पूरा पॉइंट है इसको आप कई बार पढ़ना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। चलो, शब्द है इंपीरियल प्रेफरेंस। इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था तो कहाँ? देखो, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। पहले आपका आंसर हो जाएगा कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? वो कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव था, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन चलो मान लेते हैं कि हो सकता है। विदेशी पूंजी की कमी, लेकिन ध्यान रखना है कि अब आप इसमें पूरी तरीके से बेस्ट आंसर देंगे जो सबसे बेस्ट होगा। विदेशी पूंजी की कमी थी, चलो ये भी ठीक। प्राकृतिक संसाधन की कमी थी, प्राकृतिक संसाधन की तो कमी नहीं थी, प्राकृतिक संसाधन तो बहुत थे भारत के पास। धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह ही नहीं दिया जाना, ये आपका मेन पॉइंट बनेगा। हालांकि देखो है तो ये भी, लेकिन ये आपका बेस्ट पॉइंट बनेगा, डी आंसर होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। इस्तमरारी बंदोबस्त, अब मैंने पीछे बताया कि इस्तमरारी बंदोबस्त कौन लेकर आया था? इस्तमरारी कह लो, इसी को स्थायी बंदोबस्त कह लो, इसी को बीसवेदारी प्रथा कह लो, बात सबकी एक ही है। तो अर्थात कौन लेकर आया था? तो 1793 में लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व स्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल पर लगभग 19% पर शामिल थी इसे। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था तथा 1/11 भाग वो अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखता था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति अर्थात भद्र नवाब होते थे। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया गया? तो एक ही व्यक्ति था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त किसके समय में या स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो किया गया था ये ध्यान रखना किसके साथ हुआ था? ये हुआ था जमींदारों के साथ, ना कि किसानों के साथ। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो फिर से वही जमींदारों के साथ। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो एक ही सवाल है, अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो कब लागू हुआ था? तो 1793 में, डी आंसर। नेक्स्ट देखो, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़ा कर देखा जा सकता है? देखो देखो क्या होता है, रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। बिल्कुल, रैयत का मतलब किसान, किसान की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बना दिया, ये ठीक है।
ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ये भी ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों को क्या कर दिया, अधिपति बना दिया, किसका, किसानों का। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, ये भी ठीक है। इसका मतलब आंसर आपका डी बनेगा, तीनों ही सही है। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ की गई स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था वाली भूमि व्यवस्था में जमींदारों पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया, जब तक कि वे लगान एकत्रित कर सकें, अर्थात 10/11 भाग सरकार को देते रहते हैं। लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, पर्ती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। चिरस्थायी बंदोबस्त, अर्थात 1793 के अंतर्गत से अपेक्षा की गई थी कि खेतीहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? देखो, इसका कारण एक था कि खेतीहर की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। जो खेतीहर थे, उनकी दिलचस्पी जो थी वो पट्टा प्राप्त करने की बिल्कुल नहीं थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके तहत जमींदारों, जिन्हें भूमि स्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, को अपने क्षेत्र में भू राजस्व वसूली कर उसका 1/11 हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। जमींदारी काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन भी वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह से जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था तथा इस कारण बहुत से मामले पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसके फलस्वरूप 1859 में रेंट अधिनियम पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में और बंगाल सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट, अर्थात स्थायी बंदोबस्त का ही मसला है इसका भी। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? स्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था? तो जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, ये नहीं था। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ये भी नहीं था। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था, ये आपका आंसर है। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था, आंसर सी होगा। कॉर्नवालिस के समय में भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व एक निश्चित राशि तय करना था। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। किराए की बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल में किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो यह अधिनियम लाया गया था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, अर्थात 1885 में लाया गया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। इस समय किसानों का विद्रोह था। इस बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? तो कौन थे? देखो, रैयत रैयत का अर्थ होता है किसान, और मैंने इसमें दो नाम बताए थे आपको। एक तो थॉमस मुनरो का था और एक आपका अलेक्जेंडर रीड का था। तो 2 और 3 आपके बनेंगे, क्योंकि कॉर्नवालिस का जो संबंध था वो किससे था? कॉर्नवालिस का संबंध स्थायी बंदोबस्त से था, ना कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त थे। अब आप देख लो 2 और 3 कहाँ है, तो सी में है आपकी, सी ही आंसर होगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में और 92 में तमिलनाडु के 12 मील क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। थॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया और 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में भी लागू किया था। किसने? थॉमस मुनरो ने ही। अब ये ध्यान रखना कि कौन कौन कहाँ कहाँ लागू कर रहे हैं। देखो, एक और इसका मुनरो का शिष्य था एल्फिस्टन। एल्फिस्टन ने इसे बॉम्बे में लागू किया था। पूछ लेगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को बॉम्बे में किसने लागू किया था, तो एल्फिस्टन ने लागू किया था। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर मद्रास, बंबई और के कुछ हिस्से थे और पूर्वी बंगाल तथा असम और कुर्ग कुर्ग जो था ये कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र था, में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से या सीधे व्यक्ति के रूप में भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1896 ईस्वी के बाद
विनगेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए थे। तो ये ध्यान रखना कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में सुधार किसने किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपका भविष्य के लिए, साथ 2023 के लिए। तो विनगेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा इसमें सुधार किए गए थे। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रम से शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी बंगाल और मद्रास में, भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। तो सर टॉमस मुनरो जो थे वो किससे संबंधित थे, याद करो, रैयतवाड़ी व्यवस्था से। आंसर सी। और जो इसका शिष्य था एल्फिस्टन, वो भी तो इसी से ही संबंधित था, लेकिन उसने कहां पर लागू की थी, उसे बंबई में लागू किया था। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रहित प्रचलित था। प्रचलित कहाँ था, सबसे ज्यादा जो प्रचलित था, देखो, वो आपका पश्चिमी भारत में भी था, दक्षिण में भी था। तो दोनों ही आपके आंसर लगेंगे, सी भी लगेगा और डी भी लगेगा। मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था से कौन संबंधित रहा, तो मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था से थॉमस मुनरो था। जब गवर्नर बना था मद्रास का ये मुनरो, जब ही इसने इसको लागू किया था यहाँ। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, तो थॉमस मुनरो ने इसको शुरू किया था, ए आंसर। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था, तो कहाँ लागू किया था, अब आप खुद ही बताना है आपको। बंगाल में किया था, नहीं, बंगाल में नहीं किया था रैयतवाड़ी को। मद्रास में किया था, हाँ। बंबई में किया था, हाँ। तो दोनों आंसर, इसका मतलब मद्रास और बंबई नीचे देखो। तो ऑप्शन आपको सारे पढ़ लेने हैं, ये जरूर ध्यान रखना। कभी आप पहला पढ़ा, पहला नहीं हुआ, मद्रास दूसरा पढ़ लिया, तो दूसरे के बाद ही आपने कोई टिक कर दिया, तो इसका ऐसे काम नहीं बनेगा आपका, बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना। ऑप्शन सारे ही पढ़कर आपको आंसर देना। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम आरंभ किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। हुआ था, देखो, बंगाल में भी था, लेकिन बंगाल में भी नहीं, मुंबई में भी हुई थी, लेकिन आगरा में तो हुई नहीं थी। तो आंसर डी लगेगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। देखो, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, किसानों के द्वारा ही सीधे सरकार को लगान दिया जाता था। सरकार रैयत पट्टे को देती थी, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, अर्थात किसानों को पट्टा दे देती थी, ये भी ठीक है आपका। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी ठीक है आपका। तो आंसर लगेगा आपका सी, वो तीनों ही सही पूछ रहा है कि क्या हो। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंड और बड़े जमींदार के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड टॉमस मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता, तो वो थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था, आंसर बी होगा। प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होता था। अब देखो, दो कथन दिए हैं इसमें, कथन ए और आर। देखो, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, क्या ये सही है आपका? चलो देखते हैं। आगे आर देखो, इसका कारण पढ़ो। कथन तो ये कह दिया उसने, खुद देखो कारण क्या कहता, इसमें इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, बिल्कुल ठीक है। देखो, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व अलग अलग व्यवस्था की थी, देखो, हाँ। देखो, स्थायी बंदोबस्त किया बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, वाराणसी में। ऐसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया इन्होंने। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ कहाँ किया था, बंबई में, मद्रास में, कुर्ग में, असम में, ये आपके किए थे। उसी तरीके से जो तीसरी व्यवस्था थी, कौन सी थी बताओ जरा। देखो, स्थाई स्थाई बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था थी। महालवाड़ी व्यवस्था को कहाँ लागू किया गया था, मध्य प्रांत में, पंजाब में, तो अलग अलग क्षेत्रों में लागू किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। और इसका कारण भी इसका ठीक है कि अलग अलग वर्ग बन गए, जो अलग अलग भूमि का मापन और इस अलग अलग तरीके से भूमि दी गई, तो वहां पर अलग अलग वर्ग भी बन गए। इसका मतलब कथन ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आंसर होगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था को लागू किया। ये व्यवस्थाएं स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयत व्यवस्था, मालवाड़ी पद्धति। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल में 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो 51% भाग पर लागू थी। इसे मद्रास, बंबई के कुछ हिस्सों में, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग जो है आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, में लागू थी। जबकि मालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो 30% भाग पर लागू थी, और संयुक्त प्रांत
मध्य प्रांत पंजाब के कुछ परिवर्तनों के साथ ये लागू की गई थी। तथा स्पष्ट है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए और कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1900 में लाया गया था। ये आप ध्यान रखना, 1900। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त कर दिया गया। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में या असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में, और ये कंपनी वर्तमान में भी चल रही है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई तथा नजीरा, असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द कंपनी का नाम था द असम कंपनी। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इस सवाल का मैं, आप ये कह लो, थोड़ी सी मिस्टेक भी है, और चलो देखते हैं। देखो, जो जजमानी प्रथा थी, जजमानी प्रथा उत्तर भारत में ही चलती थी, तो ए का एक आएगा। इसमें तो सभी में एक का एक है। अब जरा आगे बढ़ो। तो जो 12 बलूट थी, जो 12 बलूट व्यवस्था थी, वो चलती थी आपकी महाराष्ट्र में। ए का एक और बी का 3 देख लो कहाँ है। देखो, ए का एक, और इसमें तो अब आप ए को भी हटाओ ऑप्शन को, और आप इसमें सी को भी हटा दो। उसके बाद में जो मिरासी थी, जो मिरासी व्यवस्था थी आपकी, वो लागू थी आपकी तमिलनाडु में। इस तरीके से देखो। और अडाडे, अडाडा ए की वजह, अडाडे अर्थात कर्नाटक में वो लागू थी आपकी व्यवस्था। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। लेकिन देखो, जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत में, 12 बलूट व्यवस्था महाराष्ट्र में, मिरासिस तमिलनाडु में और अडाडे कर्नाटक में थी। लेकिन यूपीपीएससी द्वारा जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 2 दिया गया है, जो कि गलत है। क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं थी वो इस तरीके से नहीं थी, बी विकल्प के अनुसार नहीं थी, जबकि ये जो व्यवस्थाएं हैं डी विकल्प के अनुसार है। चलो, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? देखो, ये निश्चित नहीं था, लेकिन ये मान लिया जाता है लगभग 40% निश्चित था। लगभग ये आगे पीछे होता रहता था, कभी 35 हो जाता था, तो 50 भी हो जाता था। इससे दिक्कत मत मानना, लेकिन ये ऐसे सवाल हमेशा विवादग्रस्त ही रहते हैं। कैसे? यद्यपि इस तरह के प्रश्न का उत्तर विवादित होता है तथा कई स्रोत तो ब्रिटिश भारत में औसतन सैन्य बल पर खर्च का केंद्रीय राजस्व लगभग 40% मानते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित वात सिद्धांत अर्थात ब्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? तो देशों देश के संसाधन का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था, ये आपका कथन सही है, लेकिन ये अपवाह सिद्धांत के तर्क में सही नहीं है, ये ध्यान रखना बस। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ये आपका आंसर बनने के लिए तैयार है, लेकिन पूरे ही सारे आंसर पढ़ने, जब भी इस तरह के सवालों के आंसर देने हैं आपको। साम्राज्य शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। ये कह सकते हैं कुछ हद तक ठीक है। भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यूं देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। ये देखो, हालांकि कथन तो आपके जो दिए गए हैं ये सभी ठीक है, लेकिन ये आपको ये देखना है कि उसने कहा क्या है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत, अपवाह सिद्धांत के से जो सही बैठता है वो आपका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, धन के बहिर्गमन अफवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत में धन संपत्ति माल का इंग्लैंड हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाह सिद्धांत के तहत इसी अप्रतिफल निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेख पुस्तकों में, पुस्तकों से थी इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, सारी की सारी पुस्तकें याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो आपको याद होगी ही। द वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो एक ही व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो फिर से वही दादा भाई नौरोजी। कथनों पर विचार करना, देखो कह रहा अभिकथन ए है और उसका कथन आर दिया हुआ है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, ये ठीक है आपका। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफल निर्यात होता था, ये भी ठीक है। इसका मतलब दोनों ठीक है, और इसकी ये व्याख्या भी, आर जो है ये एक ही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए आंसर आपका ए बन जाएगा। कैसे? देखो,
बहिर्गमन अथवा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्यिक प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश आदि था। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था, वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था, परंतु इस पूंजी का निवेश का उद्देश्य का विकास नहीं, बल्कि भारतीय संसाधनों का अधिकाधिक शोषण था। 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक ऊपरी संसाधनों में लगाए गए, जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज, खनिज उद्योग, कोयला और सोना, जिसमें उद्योगों में कोयला और सोना आते हैं, वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंक, बीमा, वित्तीय निगम में, जो अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे। इनमें भारतीय उद्योग विकास के लिए कोई भी स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट कहा, अर्थात इविल्स ऑफ इविल्स। इविल्स का मतलब होता है एक खतरनाक व्यक्ति या भूत, कह लो आप इसे। जैसे आपने फिल्म देखी होगी हॉलीवुड की इविल डेड, की संज्ञा दी गई और इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। अर्थात कथन ए और दो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे, तो उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? इसमें जो आपके आंसर रहने का, देखो दादा भाई नौरोजी तो थे ही थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और आरसी दत्त भी थे। ये आप ध्यान रखना, पीछे भी मैंने जब आपको थोड़ा सा हिंट दिया था तो आरसी दत्त का भी वहां पर जिक्र किया था, तो इसलिए आंसर आपका डी बनेगा। कैसे, देखो 1870 से 1905 के बीच बहुत सी भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इनमें तीन लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिल्कुल कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है, इनको ध्यान रखना है जरूर, हद से, किसी भी एंगल से। एक बार में चाहे दो बार में चाहे 10 बार में याद हो, लेकिन याद जरूर रखना है आप इनको। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे बोलते हैं जिनको शॉर्ट में, आईसीएस अधिकारी थे रमेश चंद, जिन्हें आरसी दत्त कहा जाता है। तो इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा है। अब देखो इनके साथ साथ, इनके अतिरिक्त कुछ और भी लोग थे, जैसे जीवी जोशी, ये भी आपको याद रखने पूरी तरीके से। जी सुब्रमण्यम अय्यर, यही तो ऑप्शन में थे। ये द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उपनिवेशवादी है, अर्थात इंग्लैंड ही है, क्योंकि हम उपनिवेश किसके थे? इंग्लैंड के। तो निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? एक ही ऐसा व्यक्ति था, सर सैयद अहमद खां। इसी ने एएमयू की स्थापना की थी, अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। लेकिन यूनिवर्सिटी तो बाद में बनेगी, लेकिन इसने अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत अर्थात धन के निर्गमन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड अड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये जो प्रकाशित हुई थी, ये 1901 में प्रकाशित हुई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी, यह पुस्तक 1901 में लंदन के, ये जरूर ध्यान रखना कि किसने प्रकाशित की थी, लंदन के एस सोनिचसन प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 के बीच में 1865 में डब्ल्यू सी बनर्जी के साथ मिलकर लंदन में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि दादा भाई नौरोजी ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके साथ मिलकर? डब्ल्यू सी बनर्जी के साथ मिलकर। कब? 1865 में। जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी यही थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निष्कासन सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। ब्रिटिश हाउस में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने
इस दल से टिकट चुनाव लड़ा था। तो किस दल के थे? तो ये उदारवादी दल से इन्होंने टिकट लड़ा था। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने अर्थात इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? एक ही व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने ही पुस्तक लिखी थी, अर्थात इकोनॉमी ऑफ ड्रोन थ्योरी का जो सिद्धांत दिया था वो दादा भाई नौरोजी द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट, अनऔद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो सही पूछ रहा है आपसे। कोई ये अनऔद्योगिकरण की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वो 1813 के बाद शुरू होती है, ये सही है आपका। फिर कहता है आपसे, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। हाँ जी, क्योंकि 1813 में ही 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल चाय को छोड़कर। इसलिए आंसर आपका सी बनेगा। भारत में अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखो, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि क्या थी, ये देख लेते हैं जरा। देखो, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ये बिल्कुल राइट है, बिल्कुल कर रहा था। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीय में आत्मविश्वास जगाया। नहीं, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या दादा भाई नौरोजी ने नहीं की थी, तो इसलिए तीसरा भी कथन है। देखो, इन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। नहीं, इन्होंने केवल आर्थिक बुराइयों पर जोर दिया था। केवल कथन आपका एक ही सही होगा। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रति वर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जाई जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही इन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रोन थ्योरी भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ब्रिटिश आर्थिक घिनौनी है, ये कहा था, ये ब्रिटेन अर्थात ये कह लो यूरोप के ही एक बहुत बड़े दार्शनिक थे या समाजवादी थे, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का ये विचार था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है भारत। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वालों तो लंकाशायर में रहता है। तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त प्राय हो गया। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे। किंतु अब इसे देश में विदेशी सूती कपड़े की मानो बाढ़ आ गई हो। ऐसा क्यों? क्योंकि सूती कपड़े भारत में पहले भी थे, लेकिन सूती कपड़े वे भारत में जो थे वो भारतीय थे। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति से होने के कारण हम नई नई मशीनें लगी, तो नई नई जब वहां पर मशीनें लग गई तो मशीनों के कारण वहां पर उत्पादन हुआ ज्यादा, और इसी वजह से जो सूती कपड़े इंग्लैंड में बनते थे उससे भारत को पाट दिया गया पूरी तरीके से। अब देखो, देखने में भी अच्छे होते थे सूती कपड़े और सस्ते भी होते थे। इस वजह से जो भारत का सूती वस्त्र बाजार था वो पूरी तरीके से ठप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो वो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट, देखो, ये जब सब फारसी शब्द है, अब फारसी शब्द है तो देखो कैसे, इसका शब्द क्या क्या है। वो कह रहा है कि विचार करना है और ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। औरंग जो है एक राजकोषीय प्रभारी था, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट, बेनियान, बेनियान अर्थात बनिया बोलते हैं, वर्तमान में जिसे बनिया कहते हैं हम, ये बेनियान उस समय कहा जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था, ये बिल्कुल राइट है। अर्थात ये कह लो कि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में ये लोग मध्यस्थता करवाते थे, क्योंकि जो भारतीय लोग थे उन्हें हिंदी आती थी, लेकिन अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती थी। तो ये इंग्लिश भी जानते थे और ये हिंदी भी जानते थे, ये जो बेनियान होते थे। इसी वजह से ये दोनों के बीच में मध्यस्थता करवाते थे। तो ये आपका राइट है। मिरासीदार, मिरासीदार जो थे वो राज्य का नामित राजस्व दाता होता था। हाँ जी, ये बिल्कुल है कि मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता होता था, इसलिए आंसर ये भी ठीक है। तो दो और तीन, तो केवल दो और तीन आपके सही होंगे, आंसर बी होगा। कैसे? देखो, औरंग फारसी शब्द है जिसका अर्थ है गोदाम, ये ध्यान रखना। औरंग का फारसी शब्द का अर्थ गोदाम है। यहाँ पर बिक्री से पहले माल भंडारण किया जाता था।
औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं के लिए अर्थात वर्कशॉप के लिए भी किया जाता है। बेनियान अर्थात बनियान पारंपरिक वणिक समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ करते थे। मिरासी अरबी शब्द है जिसका अर्थ उत्तराधिकार होता है अर्थात रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्व दाता माना गया है। ये आप ध्यान। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो क्या परिणाम था? देखो, भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि हुई? नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ ऐसा। भारत के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया? बिल्कुल। तो जो भारत की कृषि थी उसका वाणिज्यीकरण कर दिया अर्थात कॉमर्शीकरण कर दिया गया अर्थात आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट देखो, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी अतः इंग्लैंड को अपने औद्योगिक उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसान को अब नगद राशि की आवश्यकता थी। इसलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय मूल्य या क्रय विक्रय हो सके। जबकि इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबर, कॉफी, नील, रेशम, जूट, तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई जो ब्रिटिश पूंजीवादी की पहल पसंद थी अर्थात पहली पसंद थी। इन फसलों के लिए उन्होंने यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? ये आपको बताएं। देखो, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, ये बिल्कुल राइट है आपका। लेकिन सारे आंसरों को पढ़े बिना सवाल का आंसर नहीं देना। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, ये नहीं, ये गलत है। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई, अनेक भागों में नहीं बिछाई गई थी, सीमित भागों में बिछाई गई थी। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया? नहीं, ब्रिटिश शासन के उत्पाद पर नहीं, जबकि भारतीयों के उत्पाद पर भारी शुल्क लगाया गया था। इसलिए आंसर अब एक ही बनेगा आपका। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस युग को भारत में अनौद्योगिकरण का काल कहते हैं। इसके लिए अग्रलिखित नीतियां उत्तरदायी थी, जैसे भारत पर कर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना, भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी कर लगाना, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात करना, रेल मार्गों का विकास करना, विदेशी निर्माताओं को औद्योगिक उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना इत्यादि था। इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश कर दिया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया तथा जो देश सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया। सूती वस्त्रों से भरने का कारण क्या था? औद्योगिक नीति, कि औद्योगिक क्रांति हो रही थी इंग्लैंड में, इसी वजह से सूती वस्त्रों से भारत को पाट दिया गया। वो भारतीय सूती वस्त्र नहीं थे, वो इंग्लैंड की कंपनियों में बने हुए सूती वस्त्र थे। ठीक, तो ये तो हो जाता है। देखो जी, आपका चैप्टर आपका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, चैप्टर आपका समाप्त। अर्थात ये कह लो कि लेक्चर नंबर जो आपका 4 है ये आपका समाप्त हो जाता है। तो देखो, यदि आपको अपना चेक करके पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर मैं आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ अपलोड करता रहता हूं, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। और यदि आपको देखो, जो पूरी कंप्लीट हिस्ट्री है वो मैंने आपको पढ़ा दी है, कॉन्सेप्ट सही पढ़ा दी है। ये तो आपकी केवल प्रैक्टिस चल रही है, इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा दी है। यदि आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखना एक बार। उनसे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, किस प्रकार से हमारे इतिहास का विकास हुआ। उसके साथ साथ यदि हिस्ट्री के कंप्लीट नोट चाहिए आपको, हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स के लिए आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहां भी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। इसके साथ साथ यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।